हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज कक्षा 7 न्यू एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। इसमें अध्याय 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं का पेज नंबर 20 में जो पता लगाइए कि क्वेश्चन नंबर 10 से 14 दिए हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको कुछ संख्या पत्रक दिए हुए हैं। पत्रक हमें कैसे दिए हुए हैं? 4000 के, 13000 के, 300 के, 70000 के, 1,50,000 के, 20 के और 5 के। इन पत्रकों का उपयोग करके आप अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी संक्रियाओं का उपयोग करके, संक्रियाओं का मतलब कि किन्हीं भी संक्रियाओं का हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं। नीचे दी गई संख्या के जितना हो सके उतना निकटतम पहुंच सकते हैं। एक विशिष्ट संख्या को बनाने के लिए प्रत्येक पत्रक का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यानी जैसे स्टूडेंट हमें 1,10,000 तक पहुंचना है, तो हमें दिया भी हुआ है कि हम किसी भी संक्रिया यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग का उपयोग करना है और 1,10,000 के करीब पहुंचना है। हमें 1,10,000 ही नहीं प्राप्त करना है, इसके आसपास 1,00,000 या तो 15,000, 12,000 या फिर 90,000 भी तक पहुंच जाए तो काम बन जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है कि इसमें कि 4,000 का पत्रक लिया और यहाँ गुणा किया 20 + 5 + 13,000। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया? 4,000। पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 20 + 5 = 25 + 13,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 25 चौको 100 यानी 1,00,000 ढाई से प्लस 13,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया? 1,13,000। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि 1,10,000 मुझे एग्जैक्ट नहीं प्राप्त करना था, हमें इसके आसपास प्राप्त करना था, तो हमने 1,13,000 प्राप्त कर लिया। संक्रियाओं का उपयोग करते हुए लिखा है, यानी हम इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग और ब्रैकेट का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट ए तो हमने संकेत के माध्यम से सॉल्व किया था। पार्ट बी चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट बी यानी हमें 2,00,000 तक पहुंचना है। 2,00,000 तक कैसे पहुंच सकते हैं स्टूडेंट? 2,00,000 तक पहुंचने के लिए हम पहले 1,50,000 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 1,50,000 दिया हुआ है। 1,50,000 में हम स्टूडेंट्स चलिए जोड़ देते हैं 70,000। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1,00,000, सॉरी, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, 7 5 12 और 1 1 2, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? 2,20,000। तो स्टूडेंट्स 2,20,000 2,00,000 के करीब ही है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमें प्राप्त करना है 5,80,000। तो 5,80,000 स्टूडेंट कैसे प्राप्त करेंगे? पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग 13,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? 20 + 5 से। फिर उसके बाद उसमें 1,50,000 हम लोग जोड़ दें। फिर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग 70,000 भी जोड़ दें। फिर स्टूडेंट्स इसमें तो हम चलिए देखते हैं ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा। हमें स्टूडेंट एग्जैक्ट 5,80,000 नहीं बनाना है, हमें उसके पास तक पहुंचना है। तो चलिए स्टूडेंट पास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 20 + 5 = 25 + 1,50,000 + 70,000। तो स्टूडेंट्स 13 × 25, तो 25 × 75, 25 × 25 5 30 2 32। 1 2 3 + 1,50,000
प्लस 70,000। तो स्टूडेंट्स इसको टोटल करने पर क्या आ जाएगा? 5,45,000। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि 3 0 यहाँ पे रख देंगे, फिर 5 यहाँ पर है और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। फिर 7 5 12 2 14 हासिल आई 1, फिर आया 3 1 4 और 1 हासिल जोड़ दिए तो 5, यानी 5,45,000 हमें मिल चुका है। इसी को स्टूडेंट यदि और आगे बढ़ाना चाहें, ये भी हमारा आंसर मान लिया जाएगा क्योंकि हम इसके कुछ पास पहुंच गए हैं। लेकिन और आगे यदि हम बढ़ाना चाहें और पास पहुंचना चाहें, और पास पहुंचने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम क्या जोड़ दें? 4,000 जोड़ दें। फिर इसमें हम क्या करें? 300 और जोड़ दें तो स्टूडेंट और पास पहुंच जाएंगे, यानी 5,49,300। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी आंसर सही है क्योंकि हमें पास पहुंचना था, और ये भी सही है क्योंकि हम और पास पहुंच गए। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमें 12,45,000 तक स्टूडेंट्स पहुंचना है। तो 12,45,000 पहुंचने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 70,000 का मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ। तो स्टूडेंट्स हम कहाँ पहुंच गए? 14 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो स्टूडेंट्स 14 लाख में हम पहुंच गए, जो कि 12 लाख से ज़्यादा है। यदि हमें और करीब पहुंचना है तो इसमें हम माइनस भी कर सकते हैं। यदि हम इसमें 1.5 लाख स्टूडेंट यदि माइनस कर दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी 1.5 लाख, क्योंकि हमें 1,50,000 ही दिया है और प्रत्येक संख्या का एक ही बार उपयोग करना, इसलिए यही माइनस कर सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 0, 10 में 5 गए 5, 3 में गए 2, 12,50,000। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है 12,45,000, ये है 12,50,000। यानी पहले तो हम 70,000 में 20 का गुणा कर दिए और उसके बाद उसमें 1.5 लाख और घटा दिए, तो हम इसके और करीब पहुंच गए। तो यही स्टूडेंट हो जाएगा आंसर। अब हमें स्टूडेंट पहुंचना है 20,90,800 तक। तो 20,90,800 तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं कि 70,000 में क्या स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दे? 20 प्लस 5। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें 1.5 लाख और जोड़ दें, और इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें और भी 13,000 जैसे दी हुई हैं छोटी छोटी संख्याएं, प्लस 4,000 प्लस 300, ऐसी संख्याएं भी हम जोड़ सकते हैं। तो 70,000 गुणे 25, 70,000 गुणे 25 करने पर स्टूडेंट हमें प्राप्त हो गया 25 सत्ते 175, और 1 2 3 4 0, यानी क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स? 17,50,000। तो 17,50,000 प्राप्त हो गया। अभी हम 20 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, तो इसमें 1.5 लाख और जोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें और 1.5 लाख स्टूडेंट हमने जोड़ा, तो कहाँ पहुंच गए हम स्टूडेंट्स? 19 लाख में। 19 लाख में हम पहुंच गए, और पास पहुंचना है तो इसमें 13,000 और जोड़ दीजिए स्टूडेंट, 400 और जोड़ दीजिए और 300 और जोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग चलिए 13,000 और जोड़ देते हैं, और क्या जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स? 4,000 और जोड़ देते हैं स्टूडेंट 300। स्टूडेंट्स हमें एग्जैक्ट संख्या तो प्राप्त नहीं करनी है, इसलिए हम उसके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें गुणा किए तो हमें मिला 17,50,000, हम उसके और पास पहुंचने के लिए 1.5 लाख और जोड़ दिए,
और पास पहुंचना है और संख्या का एक ही बार उपयोग करना है सभी का, तो 13,000 का और उपयोग कर लेते हैं और उसके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। 13,000, 4,300 और जोड़ लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमें मिल गया 4, 3, 7, 1 और 19, यानी हम लोग पहुंच गए 19,17,300 तक, जो कि लगभग 20,90,800 के हम लोग पास पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पता लगाइए कि एकता की प्रतिमा की ऊंचाई से मिलान करने के लिए सिक्कों के कितने ढेर लगने चाहिए। मान लीजिए प्रत्येक सिक्के की मोटाई 1 मिलीमीटर। हमारे पास सिक्के दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ऐसे रखे हुए हैं, इनकी मोटाई है 1 मिलीमीटर। एकता की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये स्टूडेंट्स देखिए दिया हुआ है, ये आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में दिया भी हुआ है कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 180 मीटर। क्योंकि इस एकता की प्रतिमा की ऊंचाई, एकता की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट, 180 मीटर है। और हमारे पास सिक्के कैसे हैं, 1 मिलीमीटर के, तो बताना है कि हम कितने सिक्के रखेंगे कि वहां तक पहुंच जाएंगे। मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पर क्या होगा, अतः एकता की प्रतिमा की ऊंचाई बराबर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए स्टूडेंट किससे गुणा करते हैं, 100 से, यानी कितना हो जाएगा, 18,000 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे मीटर था स्टूडेंट, हमने 100 से गुणा कर दिया, सेंटीमीटर में बदल रहे। अब एकता की प्रतिमा की ऊंचाई हम लोग मिलीमीटर में निकाल लेंगे। एकता की प्रतिमा की ऊंचाई बराबर 18,000 गुणे 10 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में कैसे आया स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा कर दिया स्टूडेंट, 10 का, यानी हमारे पास आ गया 1,18,000 मिलीमीटर। अब क्योंकि एक सिक्के की मोटाई कितनी है स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर। एक सिक्के की मोटाई 1 मिलीमीटर है, अतः एकता की प्रतिमा की ऊंचाई से मिलान करने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स, 1,18,000। क्योंकि एक सिक्के की ऊंचाई कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो 1,18,000 मिलीमीटर पहुंचने के लिए कितने सिक्के लगेंगे, 1,18,000 सिक्के ही लगेंगे। सिक्के लगेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिया हुआ है एक बड़े समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट होता है। यह एक दिन में 900 से 1,000 किलोमीटर दूरी तय करता है। सोचिए स्टूडेंट, एक पक्षी है जो एक दिन में 900 से 1,000 किलोमीटर दूरी तय करता है। रिकॉर्ड में सबसे लंबी एकल यात्रा 12,000 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर को पार करने में ऐसी यात्रा में लगभग कितने दिन लगेंगे। तो स्टूडेंट्स
हमें दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 1200 मीटर, सॉरी 12,000 किलोमीटर। स्टूडेंट्स तो देखते हैं कि प्रशांत महासागर की लंबाई बराबर प्रशांत महासागर की लंबाई बराबर 16,000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स प्रशांत महासागर की लंबाई 16,000 किलोमीटर है। यदि एक दिन में 900 किलोमीटर जाएगा, यदि पक्षी एक दिन में 900 किलोमीटर जाएगा, तब 16,000 किलोमीटर जाने में कुल दिन लगेंगे बराबर 16,000 बटे 900। यानी कि स्टूडेंट्स कितने दिन लग रहे हैं, 9 से 9 कट जाएगा, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, यानी आ गया 160 बटे 9। तो स्टूडेंट्स यानी कि एक दिन में यदि स्टूडेंट्स वो 900 किलोमीटर जाता है तो हमें 16,000 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा, 190 बटे 9 दिन, यानी लगभग 21 दिन। यानी लगभग कितने दिन लग रहा, 21 दिन, क्योंकि इसका मान 1 आ रहा, तो लगभग 21 दिन। यदि स्टूडेंट्स यदि पक्षी अब एक दिन में वो अधिकतम कितना जा रहा, 1,000 किलोमीटर। यदि पक्षी एक दिन में 1,000 किलोमीटर जाएगा, तब 16,000 किलोमीटर जाने में कुल दिन लगेगा बराबर, फिर कितना दिन स्टूडेंट्स लगेगा, 16,000 बटे 1,000, यानी कि एक जो 3 जीरो 3 जीरो कट गए, यानी 16 दिन। यानी कितने दिन लगा, 16 दिन। अतः 16,000 किलोमीटर दूरी जाने में या फिर चलने जाने में पक्षी को कितना दिन लगेगा, 16 से 21 दिन लगेंगे। तो स्टूडेंट्स देखा हमने कि यदि प्रशांत महासागर की लंबाई कितनी है, 16,000 किलोमीटर, तो 900 किलोमीटर से जब जाएगा तो उसे 21 दिन लग रहे हैं लगभग, और जब 1,000 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो 16 दिन, यानी उसे 16 दिन से 21 दिन समय लग सकता है। तो स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लेमोसा एक पक्षी के नाम सबसे लंबी अविरत उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। बिना रुके अलास्का से ऑस्ट्रेलिया 13,560 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा 13 अक्टूबर 2022 से आरंभ होकर लगभग 11 दिन लगातार चली। इसके द्वारा प्रत्येक दिन में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 11 दिन में पक्षी ने दूरी तय की बराबर 11 दिन में कितना चला, मतलब कितनी दूरी तय की पक्षी ने, 13,560 किलोमीटर। तो एक दिन में कितना जाएगा पक्षी, एक दिन में
पक्षी ने दूरी तय की बराबर कितना करेगा 13,560 बटे 11। जब इसको भाग देंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिल जाएगा 1232.75 किलोमीटर। यानी स्टूडेंट्स जब 11 दिन में 13,560 तो एक दिन में 13,560 बटे 11, और जब हम 13,560 को 11 से भाग दिए तो कितना मिला 1232.75 किलोमीटर। यानी एक दिन में पक्षी कितना दूरी तय की 1232.75 किलोमीटर, क्योंकि एक दिन यानी 24 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 1232.75 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना तय करेगा स्टूडेंट्स, एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर 1232.75 बटे 24। 24 घंटे में इतना तो एक घंटे में अपान में 24, और 24 को जब इससे भाग देंगे तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा 51.36 किलोमीटर। यानी एक घंटे में पक्षी द्वारा तय की गई दूरी। तो स्टूडेंट्स पक्षी कितनी रफ्तार से उड़ रहा था 51.36 किलोमीटर की रफ्तार। यानी कि जैसे आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं ना स्टूडेंट्स, आप लोग तो नहीं चलाते होंगे खैर, पर जैसे 50 किलोमीटर की रफ्तार में यदि गाड़ी रहे वैसे वो पक्षी इतना तेज उड़ रहा था। तो स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड ईगल को प्रायः 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए देखा जाता है। यानी जो स्टूडेंट ईगल होता है वो 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ता है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है, और हवाई जहाज 10,000 से 12,800 मीटर तक की उड़ाई उड़ सकता है। तो सोमू की भवन की तुलना में ये ऊंचाइयाँ कितनी गुना हैं। द स्टूडेंट्स सोमू का भवन ये किस पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 3 में। तो पेज नंबर 3 के अनुसार सोमू के भवन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर 40 मीटर, क्योंकि सोमू की ऊंचाई 1 मीटर है और इस भवन में 10 मंजिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सोमू की ऊंचाई 1 मीटर, तो इस भवन में 10 गुणे 1 यानी 10 और उसका 4 गुना यानी 40, क्योंकि सोमू के ऊंचाई के 4 गुना एक कमरा है। यदि सोमू की ऊंचाई 1 मीटर है तो भवन की ऊंचाई एक कमरे की कितनी है 4 मीटर। तो 4 दाहम 4, ऊंचाई कितनी 40 मीटर। अब हमें स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये भवन की ऊंचाई में कितना गुना है। तो पहले स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं कि ईगल भवन की ऊंचाई से कितने गुना ऊपर उड़ रहा है। वर्ल्ड ईगल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4,500 मीटर।
सोमू के भवन से तुलना करने पर, क्या करेंगे हम? 4500 भागे 40। तो स्टूडेंट्स इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 112.5, यानी कि 112.5 गुना ऊपर उड़ रहा है सोमो के भवन से। इसी प्रकार वर्ल्ड ईगल की अधिकतम ऊंचाई, स्टूडेंट्स क्या है? 6000 है। तो स्टूडेंट्स ये सोमू के भवन से कितने गुना है? तो सोमू के भवन से तुलना करने पर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 6000 भागे 40। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 0 से 0, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140, यानी 140 गुना। यानी कि बर्ड ईगल जब न्यूनतम ऊंचाई पर होता है तो 112.5 गुना ऊपर उड़ता है भवन से, और जब अधिकतम उड़ता है तो 140 गुना। यहाँ लिख सकते हैं गुना। इसी प्रकार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सोमू के भवन से कितना है? 8850/40, यानी कि कितना आएगा स्टूडेंट्स? 221.25 गुना है। तो स्टूडेंट्स अब हवाई जहाज 10,000 से 12,000 की ऊंचाई पर उड़ता है स्टूडेंट्स, तो हवाई जहाज का स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जब हवाई जहाज अपनी न्यूनतम ऊंचाई यानी 10,000 मीटर पर होता है तो वह सोमो के भवन से कितने गुना ऊंचाई पर होता है। तो जब हवाई जहाज अपने न्यूनतम ऊंचाई 10,000 मीटर पर होता है तो वह सोमो के भवन से 10,000/40, 4 25 बराबर 250 गुना ऊंचाई पर होता है। वहीं जब हवाई जहाज अपने अधिकतम ऊंचाई, और हवाई जहाज की अधिकतम ऊंचाई स्टूडेंट्स क्या है? 12,800 मीटर। 12,800 मीटर पर होता है तब वह सोमो के भवन से 12,800/40 बराबर 320 गुना ऊंचाई पर होता है।
तो स्टूडेंट्स, ये आज से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगली चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हम लोग पेज नंबर 25 पर दिए हुए पता लगाइए को सॉल्व करेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ भी डाउट होने पर कमेंट करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।